बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 के। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, वो जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक पे देखें। फर्स्ट शॉर्ट में क्वेश्चन में कहता है, ए पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज while standing still, talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? तो वो कहता है कि ये टू सिचुएशन है। एक सिचुएशन में फ्रेंड के साथ पर्सन टॉकिंग कर रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। दूसरी सिचुएशन में कहता है कार का इंजन तो रनिंग है लेकिन कार मूव नहीं कर रही। तो दोनों केस में बताएं, ये दोनों वर्क के स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों केस कैसे सिमिलर हैं, सेम है। तो अगर देखेंगे ये कार भी अगर रेस्ट में है और ये पर्सन भी रेस्ट में है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स जीरो होगा, क्योंकि मूव तो कर ही नहीं रहा, ना पर्सन ना ही कार। तो वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता है वर्क डन इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब दोनों केस में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है दीज टू सिचुएशन आर सिमिलर बिकॉज इन बोथ सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो द वर्क डन इज आल्सो बिकम जीरो। ठीक हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल in lifting a mass of 10 kg at a steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। अब इसमें जो बच्चों आप देख रहे हैं बुक में, इसमें जो मैस दिया हुआ है ये 10 kg है, ठीक है। और आप दूसरा पॉइंट देखें तो वर्टिकल हाइट दी हुई है, ये कितनी है? 10 मीटर है। और क्या फाइंड करना है? वर्क डन आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे आप देखें, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इसका गिवन डाटा। 4.2 क्वेश्चन है, इसमें मैस, हाइट और वर्क डन फाइंड करना है। अब देखें हाइट पे लेके गया है, तो वर्क डन जब बॉडी जब हाइट पे जाता है तो वर्क डन आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh होगा। तो बॉडी को वर्टिकल हाइट पे ले गए, कितनी हाइट पे लेके गए? 10 हाइट पे ले गए हैं। मैस कितना है इसका? 10 kg है। और वर्क डन बताना है। तो देखें वर्क डन जब बॉडी हाइट पे लेकर जाएं तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ज़रा देखें बॉडी हाइट पे पड़ा हुआ है तो देखने कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें मैस पुट करें, कितना है? 10 और जी की वैल्यू 9.8 होती है। एच हाइट है तो ये कितना है? 10 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 980 जूल। वर्क डन का जो जूल होता है तो ये जूल में आ गया। लेकिन हमने जो आंसर बताना है वो किलो जूल में बताना है। बुक में कहा था कैलकुलेट इन किलो जूल, तो किलो जूल में फाइंड करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड कर दें। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में आ जाएगा। तो करें डिवाइड, तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 0.98 किलो जूल। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि स्मार्ट सिलेबस में। इसको देखते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ। इन विच केस मोर वर्क डन, इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस केस में ज़्यादा वर्क डन होगा? व्हेन 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड। अब पहला जो केस है इसमें उसने मैस दिया हुआ है, कितना है? 50 kg मैस दिया हुआ है। फिर आगे कहता है बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 30 सेंटीमीटर। लिफ्ट किया गया मतलब हाइट पे लेकर गए हैं, ये जो 30 सेंटीमीटर है ये हाइट हो जाएगी। आगे कहता है व्हेन ए 50 kg क्रेट। अब दूसरा केस दिया हुआ है 50 kg क्रेट है, यानी इसका मैस जो क्रेट का है वो 50 kg है। आगे कहता है इस पुश टू थ्रू मीटर, और इसको थ्रो किया गया 2 मीटर पुश किया गया अक्रॉस द फ्लोर, तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 2 मीटर इसका आ गया डिस्टेंस। और विद द फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब वाइट बोर्ड पे देखें तो ये मैंने गिवन डाटा वाइट बोर्ड पे लिख लिया हुआ है। ये क्या है? न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैथ्स फर्स्ट केस में दिया हुआ है, ठीक है। ये केस 1 है और ये केस 2 है। कह रहा है दोनों केस में बताएं किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। अब इन दोनों केस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि किस केस का वर्क डन
ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट केस का अगर आप लगाएं इसका फार्मूला वर्क डन का, चूँकि बॉडी को हाइट पे लेकर गए हैं 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3 मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में ले आके। ठीक है, अब देखें, अब फर्स्ट केस का हम देखना चाहते हैं। अब ऐसा करता हूँ मैं फर्स्ट केस के लिए ना इधर लिख लेता हूँ केस 1, और केस 1 के लिए मैं इधर, ये आंसर इधर से ही हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर ही है, लेकिन केस 1 और केस 2 दिए। अब केस 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। केस 1 में हमने फाइंड करना है कि बताएं अगर मैथ 50 kg और उसको हाइट पे लेके गए हैं तो बताएं वर्क डन क्या होगा और किस केस में ज़्यादा होगा। तो वर्क डन हाइट पे लेके गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, और कितनी हाइट पे लेके गए हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में कन्वर्ट किया। और आपको पता है जब बॉडी को हाइट पे लेकर जाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। और यहाँ पे एम कितना मैस दिया हुआ है, मैस हमें दिया हुआ है 50 kg है, और जी आपको पता है 9.8 होता है, और हाइट कितनी है यहाँ पे 0.3। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर केस 1 हो गया। अब केस 2 का देखते हैं। ठीक है, अब केस 2 को, ये केस 1 हो गया, यहाँ से स्टार्ट लिया, ये केस 1 चल रहा है। अब ये आ जाए केस 2। केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं, ये लिखा होगा गिवन डाटा। अब इधर देखें वर्क डन फाइंड करनी है। अब उसने कहा है अक्रॉस द फ्लोर। अब बॉडी को अक्रॉस द फ्लोर मूव किया है। पहले इसको क्या किया था, इसको हाइट पे लेके गए थे। ठीक है, जब हाइट पे ले गए तो हाइट आ रही थी तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है कि ये क्रेट है, इस क्रेट को या ब्लॉक को क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस डी कवर हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो फ्लोर के क्रॉस जो फॉर्मूला लगेगा उसको लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। और यहाँ पे कॉस क्रॉस द फ्लोर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होंगे, तो कॉस थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डेज सेम डायरेक्शन होने से एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो इसलिए कॉस थीटा नहीं लगाया। तो अब इधर वैल्यूज पुट करते हैं। एफ कितना है, एफ 50 न्यूटन है, और डी डिस्टेंस इधर कितना दिया हुआ है हमें 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैथ्स यूज़ ही नहीं हुआ। कुछ बच्चे यहीं पे मैथ्स ही देखते रहेंगे, मैथ्स तो है नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से लाएं। तो ये देखें ना, ये फ्लोर के क्रॉस है तो ये लगेगा एफ डी कॉस थीटा नहीं लगाया क्योंकि क्रॉस दी फ्लोर है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, एंगल 0 बनेगा cos 0 1, तो इसलिए cos थीटा लगाया नहीं है। एफ और डी लगाएं, जस्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आ गया, वर्क डन 100 न्यूटन आ गया। अब इसको भी आप सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका भी आप देख लें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हाइट जो हमारे पास दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करें मीटर में, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, और यहाँ पे 0.5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 245, और जूल इसका आंसर आ जाएगा। इधर भी फोर्स वर्क डन लिख रहे हैं तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो ये देखें किस में ज़्यादा आ रहा है, ये केस 1 है और ये केस 2 है, तो ऑफ कोर्स केस 1 का वर्क डन ग्रेटर आ रहा है, तो हम कहेंगे इन केस 2 द वर्क डन इज मोर देन केस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बुक पे देखें आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। यानी हमने बताना है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। तो इसको देखते हैं वाइट बोर्ड पे, आप देखें। ठीक है, इसके लिए मैं इधर लेफ्ट करता हूँ कि हमारे पास बॉडी है जिसको हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करेगा। ठीक है, 5th शॉर्ट क्वेश्चन, लेट ये बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, लेट 1 न्यूटन फोर्स एक्ट की इस पे, और ये ऊपर की तरफ गया तो हाइट कवर की, कितनी हाइट कवर की इसने, लेट 1 मीटर हाइट की। तो हम वर्क डन किया, वर्क डन करेंगे, मीन 1 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 मीटर हाइट पे गया तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल के इक्वल होगा। तो 1 जूल होगा तो ये बॉडी हाइट भी आ जाएगा, तो हाइट पे आएगा तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो भी कितनी होगी, 1 जूल स्टोर होगी। तो वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। हम कहेंगे व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर
then work done on a body is 1 joule, which means that body has 1 joule potential energy। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 1 जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 जूल का मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी हाइट कवर करेगा, 1 मीटर हाइट कवर करेगा। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगने से 1 मीटर हाइट कवर हो तो उस बॉडी पे जितना वर्क डन करेंगे तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, बॉडी 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसका आंसर आप यूँ बता सकते हैं। आपको ना मैंने बुक जो लगवाई हुई है वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ भी लिखा हुआ है when 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी in lifting it through a height of 1 meter, then work done is stored in a body as potential energy, which is 1 joule, as the body has the ability of doing 1 joule of work। ठीक है, इसको यूँ भी कह सकते हैं, बॉडी, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 7 शामिल है। इसमें कहता है व्हेन रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम समझते हैं। तो इधर मैं लेट करता हूँ कि एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये सर्कुलर अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ का यहाँ तक ये इसका एटमॉस्फेयर है, रेड कलर में मैंने ड्रा कर दिया एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे रॉकेट री एंटर होता है, री एंटर होने का मतलब है ये वापस आ रहा है। और यहाँ पे चूँकि ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में यहाँ पे गैसेस होंगी, ठीक है, और गैसेस होंगी, एयर होगी, तो फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन होगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होने से इसकी नोज कोन जो है, ये इसकी जो टिप है, टिप को हम क्या कह रहे हैं, नोज कोन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये नोज कोन वेरी हॉट हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है बच्चों, जब रॉकेट मूव करता हुआ आ रहा है तो रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट का इंजन वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन कर रहा है, तो उसी वर्क डन की वजह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मूव करेगा, जिसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रही है किसमें, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज़ हो रही है, तो वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से ये नॉस कौन क्या हो जाएगा, वेरी हॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर को यूँ बता सकते हैं हम बुक, अगर आप देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन, इसको आंसर में कहेंगे व्हेन द रॉकेट री एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर देन ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन with air and dust particle present in atmosphere which will be appear in the form of heat, therefore due to this reason the nose cone of rocket become very hot। ठीक है, तो ये क्या कहा इसमें, जब रॉकेट एंटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, वर्क कर रही है अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, तो वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से वेरी हॉट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट मैं शॉर्ट क्वेश्चन 8 रीड करूँ, बुक पे देखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में 9 शामिल है। तो 9 में कहता है इफ़ ए गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम ए सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। देखें, पीस ऑफ कप को गिराया जाता है पर्टिकुलर हाइट से, तो कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगी। इधर लेट कर लेते हैं, ये लड़की है जो कि पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक है, और ये क्या करती है, पीस ऑफ कप को ड्रॉप करती है, ठीक है, इसके हैंड से पीस ऑफ कप, इसके हैंड से कप ड्रॉप हो जाता है, राइट, ये कप है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो नीचे आके जब फॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पीसीस हो जाएंगे, ठीक है, कप के यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे। अब कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। बॉडी हाइट पे है, जब बॉडी हाइट में है तो सबसे पहले इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आगे कन्वर्ट होगी, मूव करता हुआ नीचे आ रहा है ये कब, तो अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन कुछ लॉस हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, इसने सरफेस पे इसने क्या करना है, कोलाइड करना है, तो जब नीचे आएगा कोलाइड करेगा, तो जब कोलिजन होती है तो ड्यूरिंग कोलिजन भी हीट प्रोड्यूस होती है, इस कोलिजन की वजह से जो हीट आएगी उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हो क्या रहा है,
जब हाइट पे था इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आ रहा है तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पहले तो ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, फिर नीचे आएगा तो एयर फ्रिक्शन आ जाएगी, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एयर अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, ठीक है। कुछ काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन यूज़ होगी, तो इधर मैं लिख लेता हूँ अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन यूज़ होगी। और जब नीचे आके ये कोलाइड करेगा तो कोलिजन होगी तो हीट आएगी, हीट में कन्वर्ट होगी, और जब कोलाइड करेगा तो आपको पता है साउंड जनरेट होगी, तो कुछ एनर्जी किस में यूज़ हो जाएगी, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये कप डिफॉर्म्ड होगा, ब्रेक होगा, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, कप को ब्रेक करने में भी यूज़ होगी। अब मैं इधर लिखता हूँ, सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी आगे यूज़ हुई किस में, अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, फिर कुछ किस में यूज़ हुई, कोलिजन हुई, तो कोलिजन की वजह से क्या आई, हीट आई, तो मैं इधर डायरेक्ट ही क्या लिख लेता हूँ, हीट लिख लेता हूँ। कुछ हीट आने में कोलिजन की वजह से हीट हुई, और साउंड जनरेट हुई, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर जब कोलाइड किया तो डिफॉर्म्ड होगा, मतलब ब्रेक होगा, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कप को ब्रेक करने में यूज़ होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, व्हेन कप इज ड्रॉप फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस एंड सम इज कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यू टू कोलिजन एंड साउंड एनर्जी एंड सम एनर्जी इज यूज, सम काइनेटिक एनर्जी इज यूज टू ब्रेक अप इनटू पीसेस। ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, तो मैं न्यूमेरिकल रीड करता हूँ, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आप बुक पे देखिएगा। तो न्यूमेरिकल्स में देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन बस इतने ही थे। अब हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है ए मैन पुशेस अ लॉन मूवर, ठीक है। ये लॉन मूवर मशीन है, ये क्या कर रहा है, इसको पुश करता है, तो पुश करता है तो फोर्स लगाता है कितनी, 40 न्यूटन। आगे इसमें कहता है एट द डायरेक्शन ऑफ 20 डिग्री एंगल, जो एंगल दिया हुआ वो 20 डिग्री है, फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम दी हॉरिजेंटल, ठीक है, डाउनवर्ड से लगाता है फोर्स, हॉरिजेंटल से। फाइंड दी वर्क डन बाय मैन, हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है जो मैन कर रहा है, और कितना ग्रास को कट करता है, 20 मीटर ये ग्रास को कट कर लेता है, ठीक है। तो उसने जो एंगल दिया हुआ ना, कह रहा है एंगल ऑफ 20 डाउनवर्ड फ्रॉम दी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से एंगल मार रहा है। ये वाइट बोर्ड पे देखें तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसका मैंने गिवन डाटा लिख लिया, और यहाँ पे गिवन डाटा ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और ग्रास कितनी है, 20 है, ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं, तो थर्ड हाइडिंग हम इधर सोल्यूशन की लिखेंगे, तो इसको करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ज़रा ये लेट कर लें, ये लॉन मूवर मशीन है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये लॉन मूवर मशीन इस पर पड़ी हुई है, और इस लॉन मूवर मशीन ने क्या करना है, ग्रास को कट करना है, लेट इसके ऊपर ये ग्रास है, ठीक है, और ये कितना ग्रास को कट करेगी, 20 मीटर, और यहाँ पे इस पर फोर्स लगेगी, और ये आगे की तरफ मूव करेगी, तो इधर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। हमने चूंकि वर्क डन फाइंड करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, ये भी उसने बता दिया, 20 डिग्री बन रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा है। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, एफ की कितनी है 40 एंड डी की कितनी है 20, ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, आप इसको वैल्यूज को पुट करें एंड सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। उसका जो है जूल हम लिख लेंगे। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड मैं रीड करता हूँ, बुक पे देखें, तो सेकंड न्यूमेरिकल में कहते हैं कि ए रेन ड्रॉप ऑफ मैस दिया हुआ है इसका 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg, ये रेन ड्रॉप का मैस दिया हुआ है, फॉल्स वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो मैस को हमें m लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने सिंबल हमें दे दिया, स्मॉल m उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे फिर कहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, कह रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स और ग्रेविटी और फ्रिक्शन के अंडर आ रहा है, इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कितना फॉल करता है ये रेन ड्रॉप, 100 मीटर फॉल करता है, यानी हाइट होगी। हाउ मच वर्क इज़ डन, वो कहता है कितना वर्क डन होगा। आगे 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमने बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी,
कितना होगा। फिर बी पार्ट में कहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमने वर्क डन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब इसको वन बाय वन करते हैं। तो आप वाइट बोर्ड पे देखें तो यहाँ पे ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया न्यूमेरिकल का। तो इसमें फर्स्ट ये हाइडिंग गिवन की होगी, ठीक है, और यहाँ पे ये इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, और थर्ड हम इसमें सोल्यूशन करेंगे। तो अब करते हैं इसको। तो देखें वर्क डन फाइंड करना है, फर्स्ट कौन सा फाइंड करना है, बाय, फर्स्ट हम जो वर्क डन फाइंड कर रहे हैं बाय ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन फाइंड करना है इसको मैं सिम्बोलिकली WG लिख लेता हूँ, और ये है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो इधर लिख लेता हूँ बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो हमने वर्क डन फाइंड करना है उसको WF लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, FD cos थीटा होता है। अब जो ये देखें, ये जो फॉर्मूला आ रहा है W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा, इसमें थीटा एंगल है। अब देखें उसने क्या कहा कि वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से जब ये फॉल करेगा नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इसका डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स दोनों डाउनवर्ड है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, तो G लगा दिया, G फॉर ग्रेविटी, ठीक है, और F की वैल्यू कितनी है, F नहीं दिया हुआ तो F की जगह क्या लगा देंगे, mg लगा देंगे। D की जगह क्या लगा देंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू हाइट कवर करेगा, तो इधर h लगा दिया और cos थीटा वैसे ही आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, m g h तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, m भी दिया, h भी दिया हुआ है, और g आपको याद है कितना होता है, 9.8 होता है। अब इसको वैल्यूज को पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लेना है। अब आ जाएंगे, तो A पार्ट था, B पार्ट करते हैं, और B पार्ट में हमने यहाँ पे फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखें जब ये नीचे की तरफ आएगा ना बॉडी, ये बॉडी है, ये कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो डाउनवर्ड है, लेकिन इस पे जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो किस तरफ लग रही है, अपवर्ड लग रही है। तो फ्रिक्शन की फोर्स को मैंने FF से लिख दिया। अब ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं करनी है, अब किसकी बात करनी है, फ्रिक्शन फोर्स की बात करनी है। बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर है, अपवर्ड है, तो ऑपोजिट हो गए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, तो ऑपोजिट है, तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। अब वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला यही बनेगा क्या, mg each cos थीटा। अब देखें यहाँ पे तो पॉजिटिव था, लेकिन इधर पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि एंगल 180 है। हम वैल्यूज पुट करते हैं, m की वैल्यू लगा दें आप, ठीक है, कितनी है, 3.35 इंटू 10⁻⁻5, G 9.8 है, ठीक है, और h कितनी है, h हमें हाइट दी हुई है 100 मीटर, और एंगल कितना है, cos 180 डिग्री। cos 180 करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, इधर माइनस, क्योंकि cos 180 -1 होता है। इधर cos क्या आ रहा है, 0 है, तो cos 01 होता है, तो पॉजिटिव में आंसर आया। ये दोनों के आंसर सेम आएंगे, बट क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा आंसर, और ये किस में आएगा, ये आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, लेकिन ये ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया शॉर्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.2, इसको सॉल्व आपने खुद कर लेना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बुक पे देखें। नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 3 हम करेंगे। तो इसमें कहता है 10 ब्रिक्स ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 किलो kg लाइज फ्लैट। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ न्यूमेरिकल, इसमें जो मैं साथ से पढ़ रहा हूँ ये गिवन डाटा आता जाएगा, इसको आप नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उसने कहा कि 10 ब्रिक्स हैं, और 10 ब्रिक्स, हर ब्रिक की हाइट, थिकनेस कितनी दी हुई है, 6.0 सेंटीमीटर। तो ये हाइट मीन थिकनेस है, इधर थिकनेस को हाइट कह देंगे, और मैस कितना दिया हुआ है, 1.5 kg दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं हाउ मच वर्क इज़ डन रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं, वाइट बोर्ड पे देखें आप, ये गिवन डाटा है, और यहाँ पे हम फाइंड की हाइडिंग लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आप देखिएगा ये न्यूमेरिकल नंबर हम कर रहे हैं 3rd,
ठीक है, तो इसमें गिवन डाटा आ गया, फाइंड आ गया, सॉल्यूशन करते हैं। इसको ना मैं डायग्राम से भी एक दफ़ा समझा देता हूँ। तो डायग्राम में 10 ब्रिक्स हम ड्रा करते हैं और उन 10 ब्रिक्स से देखेंगे कि कैसे वर्क डन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हम कहते हैं कि लेट यहाँ पे ये ग्राउंड है और 10 ब्रिक्स ड्रा करते हैं। ये फर्स्ट ब्रिक, यहाँ पे 10 ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। पहली ब्रिक तो ग्राउंड पे है, तो पहली ब्रिक की हाइट कितनी है, 0 है, क्योंकि वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब सेकंड ब्रिक को उठा के पहली ब्रिक पे रखेंगे। ये पहली ब्रिक होगी ना। अब सेकंड ब्रिक को उठा के फर्स्ट ब्रिक पे रखेंगे। तो जब फर्स्ट ब्रिक पे रखा तो इसकी जो अब हाइट आएगी, ठीक है, अब ये जो हाइट आएगी कितनी हाइट पे पड़ी हुई है, ये इतनी हाइट पे पड़ी हुई है। ये कितनी हाइट है, 1 इंच। इसका मतलब ये जो सेकंड ब्रिक हमने रखी है, तो सेकंड ब्रिक कितनी हाइट पे पड़ी हुई है, 1 इंच की हाइट पे या एच की हाइट पे है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल इधर जो वर्क डन आएगा, इसको वर्क डन रखा हाइट पे, वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो mgh आ जाएगा। ठीक है, और एच क्या लिख देंगे, 1 एच लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर 1 एच हाइट है। दूसरी सेकंड ब्रिक को जब फर्स्ट पे रखा तो कितनी, दूसरी इंट कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। यहाँ तक अगर आप देखें ना, तो ये कितनी हाइट बढ़ रही है, ये एच हाइट बढ़ रही है, 1 एच इसको कह लें। ठीक है, तो सेकंड ब्रिक का वर्क डन निकालें। आपको पता है जब बॉडी को हाइट पे लेके जाएं तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, W इज इक्वल टू mgh। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और एच की जगह क्या लगा दिया, 1 एच, क्योंकि ये बॉडी, ये जो ब्रिक है, ये कितनी हाइट पे पड़ी हुई है, 1 एच की हाइट पे। अब ऐसे करता हूँ मैं कि यहाँ पे उठा के ना थर्ड ब्रिक रखता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने थर्ड ब्रिक रख दी। आप ज़रा देखें थर्ड ब्रिक कितनी हाइट पे है, यहाँ तक 1 एच है, यहाँ तक भी ये क्या होगी, 1 एच। तो टोटल कितनी ये हाइट हो जाएगी, थर्ड ब्रिक कितनी हाइट पे पड़ी हुई है, ये हाइट पे पड़ी हुई है। ये कितनी हाइट बन रही है, पहली की थिकनेस ये 1 एच है, दूसरे की थिकनेस भी एच है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 2 एच हो जाएगी। तो इसका मतलब है दूसरी इंट को जब ऊपर रखा तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन इधर क्या लिखेंगे, mg, एच की जगह क्या लिख देंगे, 2 एच लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह ये आपको ना ट्रिक बन गया। पहले के लिए तो वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि पहली हाइट 0 है, तो इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, 1 W2 W3। ठीक है, अब देखें अब क्या कर रहे हैं, फोर्थ को रखेंगे ऊपर, तो इधर 2h आ रहा है, फोर्थ को रखेंगे 3h, एक एक हाइट क्या आती जाएगी, कम आती जाएगी। ये ट्रिक बन गया। अब मैं इधर रखता हूँ, फोर्थ को रखा, ठीक है, फिर फिफ्थ को रखा, ठीक है, फिर 6 को रखा। इसी तरह हम 10 ब्रिक्स इसके ऊपर पूरी करेंगे। जो वर्क डन आएगा वो उसमें एक हाइट कम आएगी। अगर फिफ्थ ब्रिक है तो उसकी वर्क डन में हाइट कितनी होगी, 4। ठीक है, अगर 10th ब्रिक है तो उसकी हाइट में क्या आएगा, 9 एच आएगा, मतलब एक हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने काउंट किया। देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्रिक्स यहाँ पे पूरी होंगी। तो लास्ट वाली 10 में क्या बनेगा, mg 9h बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लेना, पहली के लिए 0, दूसरी के लिए क्या आ रहा है, दूसरी ब्रिक के लिए 1h, तीसरी ब्रिक के लिए 2h, तो फोर्थ के लिए 3h, अगर 10th ब्रिक है तो 9h आएगा। ठीक है, अब ये सब को वर्क डन को ना हम ऐड कर लेते हैं। ये 10 ब्रिक है, अब सारे वर्क डन आपको पता है ये इसी तरह होंगे। इन तमाम वर्क डन को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, W1, ठीक है, W1 W2 W3 एंड अप टू 10, इन सब को हम ऐड कर लेंगे और इनका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये 9 और ये 10। अब इनकी वैल्यूज लिखें। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी इक्वेशन बन गई है, तो वैल्यूज लिखेंगे तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखते हैं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 कितना है, mg, W1 कितना है, 0, फर्स्ट तो ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो ये तो 0 आ गया। सेकंड के लिए क्या है, mg 1h, ठीक है, दूसरे के लिए mg क्या आ रहा है, mg 2h दूसरे। ठीक है, ये सारे लिख लें, mg, ठीक है, इधर लिख लेते हैं mg 2h, ठीक है, फिर mg 3h, mg 4h, फिर mg
5h, फिर इधर लिख रहा हूँ mg 6h, फिर mg 7h, mg 8h, फिर आ जाएगा लास्ट वाले का mg 9h। ठीक है, 10th पीरियड का एक कम आएगा। इस तरह ही हम तरतीब से बनाने। अब सब को सॉल्व कर लें तो बच्चों अब सब के अंदर mg कॉमन आ रहा है, mgh कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में इधर क्या रह जाएगा, ये 0 तो गया, इधर mgh कॉमन लें तो 1 बच जाएगा, इधर mgh कॉमन लें तो 2 आ जाएगा, फिर इधर mgh कॉमन लें तो 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सब टर्म के अंदर mgh कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इधर 0 तो गया, बाकी इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 5 6, ये सारा लिख दिया। इन सब को आप क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा mgh, और इसको ऐड करेंगे सबको तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब इधर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 45 इंटू mgh आ रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 45 m की वैल्यू कितनी आ रही है जो हमें दी हुई है m की मैस की 1.5, हर ब्रिक की मैस है 1.5, और ये जो g है ये कितना है 9.8 होता है, इधर 9.8 लिखा, और हाइट कितनी है, हाइट में थिकनेस, हर ब्रिक की हाइट 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लाने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो 0.06 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर ये पुट कर लेते हैं 0.06 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल देख लिया, थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ बुक पे, देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें कहता है ए कार मैस 800 kg। अब इसमें जो कार का मैस हमें दिया हुआ है वो 800 kg, इसको हम मैस स्मॉल m से लिख लेंगे, और जो ट्रैवल कर रही है ये कार, इसकी स्पीड दी हुई है और ये है 54 किलोमीटर पर आवर है। आगे कहता है ब्रॉट टू रेस्ट, तो पहले वाली जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल कह देंगे, बाद रेस्ट में आएगा तो रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 कह देंगे, और कितने टाइम में आ रहा है ये कितने डिस्टेंस में आ रहा है, 60 मीटर डिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 60 मीटर डिस्टेंस है इसको हम डी से लिख लेंगे। ठीक है, और आगे कहता है फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हमें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे कहता है व्हाट हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। ये 2 पार्ट्स हमने करने हैं, तो अब इसको ना सोल्व करते हैं। तो वाइट बोर्ड पे देखें, इधर ये मैंने गिवन डाटा लिख लिया, मैस दिया, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमने, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है, और बताना है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। अब इसको ना समझते हैं, मैं इस साइड पे ये सॉल्व करता हूँ। अब ये जो न्यूमेरिकल इधर दिया हुआ है इसमें हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, हमने ना रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक हम क्या लिखते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इक्वल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। और वर्क डन क्या होता है, एफडी, कॉस थीटा नहीं लगाया, मैक्सिमम होता है वर्क डन को, मैक्सिमम वर्क डन को एफडी लिखते हैं, इसलिए कॉस थीटा नहीं लगाया। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज है ना, चेंज मीन फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, एफ डी इज इक्वल टू, फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी एफ स्क्र, इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी आई स्क्र। अब इसमें आप फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है, तो डी को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, वो आपने अब कर लेना, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इसमें देखें डी भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन डाटा में डी भी है, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, मैथ्स भी है, पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाए दूसरा पार्ट, व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। देखें ये कार है, ठीक, अगर ये कार मूव कर रही है तो देखें बच्चों, ये जब कार मूव करेगी तो इसके टायर की रोड के साथ क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। जब टायर के कार की, ये जो कार है इसके टायर की रोड के साथ फ्रिक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगेंस्ट फ्रिक्शन लॉस हो जाएगी। ठीक है, यूज़ हो जाएगी, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी एट द एंड 0 हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ना कार, फाइनल वेलोसिटी उसने कहा ना 0 हो जाएगी।
फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है। जब ये यहाँ पे ये v ज़ीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो जब ये कार मूव कर रही है तो फ्रिक्शन हो रही है टायर के और रोड के दरमियान, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो एट द एंड ये स्टॉप हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, बुक पे देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो अभी न्यूमेरिकल हमने किया ना, इसमें माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ इनक्लाइंट प्लेन। ठीक है, ये हमें कह रहा है कि इनक्लाइंट प्लेन दी हुई है, और इनक्लाइंट प्लेन मीन ये तिरछी सरफेस है, टेढ़ी सरफेस है। ठीक है, जैसे स्लाइड नहीं होती टेढ़ी, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैस है ऑटोमोबाइल का या कोई गाड़ी है, 1000 kg इसका मैस है, और टॉप पे पड़ी हुई है, और टॉप पे हाइट कितनी है, 10 मीटर है ये हाइट होगी। और कहता है 100 मीटर लॉन्ग, और ये कितने मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है। तो इसको डिस्टेंस लिख लेंगे एस से। आगे कहता है लीज डाउन द हिल, व्हाट इज़ द स्पीड। हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आगे इसमें कहता है इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज़, फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स होगी वो उसने हमें खुद बता दी, 480 है। तो हमने स्पीड बतानी है, तो स्पीड बताने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो वाइट बोर्ड पे देखें तो अच्छा देखें, यहाँ पे भी रिटार्डिंग फोर्स दी हुई है, रिटार्डिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड है, अदरवाइज रिटार्डिंग फोर्स में नेगेटिव आता है। जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया, इसमें जो फोर्स आएगी इसमें आंसर माइनस आएगा। माइनस का मतलब रिटार्डिंग है, ऑपोजिट फोर्स है, फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से ऑपोजिट फोर्स है। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा आंसर जब इधर करेंगे। तो इधर भी उसने कहा रिटार्डिंग फोर्स कितनी है, 480 है, लेकिन माइनस नहीं लगाया। अगर माइनस नहीं लगाया तो मीन्स से उसने ये मैग्नीट्यूड दी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका गिवन डाटा हो गया, ये फाइंड हमने करना है। ठीक है, और साथ ही ये उसने फोर्स दी हुई है। अब इस साथ ही हम क्या करते हैं, इसका सलूशन करने लगे हैं। तो वो जो हम सलूशन करते हैं, ये न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है, 5th न्यूमेरिकल है। तो इसका सलूशन करते हैं। तो ये रिमूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसका सलूशन करता हूँ। अब देखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, बच्चों यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इसके मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसको मैंने WF से लिख दिया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को हम इधर लिख लेते हैं FD से लिख लेते हैं। अब जरा देखें, इसमें जो वैल्यूज दी हैं, m भी दिया हुआ है, हमें g भी g वैसे याद है 9.8, और h हाइट भी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, इसको d से लिख लेते हैं, डिस्टेंस d भी दिया हुआ है। और फ्रिक्शनल फोर्स ये दी हुई है, F 480 है, और यहाँ पे मैस दिया हुआ है, v हमने फाइंड करना है। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ जो दी हुई हैं पुट करें और यहाँ से v फाइंड कर लें। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूँ, सॉल्व आपने इसको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, आप पेज पे देखें। तो इसमें स्टेटमेंट में कहता है, नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसमें कहता है फोर्स थ्रस्ट ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स जो लगती है वो कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन दी हुई है। अभी जो हमने किया ये 5 था, तो पहले हम 6 कर लेते हैं। तो ऐसा करें, 6 पे देखें, मैं 6 रीड कर रहा हूँ। कह रहा है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ पम्प्ड। अब 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम को इधर मैं लिख लेता हूँ v से, और ये कितना दिया हुआ है, 100 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आगे कहता है 10 मीटर हायर देन रेजरवायर, क्या कह रहा है, वाटर को पंप किया जाता है कितने मीटर हाई, 10 मीटर हाई। तो ये इसकी हाइट होगी, इसको 10 मीटर हमने कह दिया। फिर उसके बाद कहता है 20 मिनट्स, टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स लगे। और फिर उसके बाद आगे क्या कहता है, इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी उसने दे दी है, ये हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। इसको रोस लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। फिर आगे क्या कहता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ए हमने फाइंड करनी है। फिर बी पार्ट में हमें कहते हैं कि बताएं पावर कितनी डिलीवर होगी, पावर को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, तो आप वाइट बोर्ड पे देखें, ये यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिख लिया इसको देखकर। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये इसका फाइंड हो गया, ये गिवन डाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आ गया इसका, और अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन की हेडिंग लिख लेता हूँ। हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। तो बच्चों देखें, सोल्यूशन हमने इसका करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। g 9.8, हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर। अब m मैस नहीं दिया हुआ, मैस फाइंड कर लेंगे, डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी के फार्मूले से मैस आ जाएगा। मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला होता है, तो वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएं तो मैस का फार्मूला क्या आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इधर वेरिएबल्स पुट कर लें। डेंसिटी 1000 दी हुई है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा, और ये साथ मैस का यूनिट kg आ जाएगा। ये मैस नहीं दिया था तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें पुट कर दें, पोटेंशियल एनर्जी में मैस कितना आ रहा है 10 पावर 5, g 9.8 होता है, और हाइट कितनी हमें दी हुई है 10 मीटर है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में वो क्या कहता है कि कितनी पावर डिलीवर होगी। ठीक है, तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला लिख रहे हैं। पावर किसके इक्वल आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन की ही जगह पे हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। क्यों लिखी, वर्क डन की जगह पे हमने पोटेंशियल एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि जब टैंक से वाटर क्या कर रहा है, हाइट पे जा रहा है, जब वाटर हाइट पे जाएगा तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसलिए वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये वाली होगी, फर्स्ट पार्ट से जो आएगी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पुट कर दें, और टाइम हमें दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है 12 मिनट्स। अब इस मिनट्स को आपने कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 × 6 12 होता है। ठीक है, तो ये 1200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे सेकंड में टाइम पुट करना है, और पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ से आएगी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पावर भी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 6। अब ये 7 न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप अपनी बुक पे देखें। इस न्यूमेरिकल में कहता है ए फोर्स ऑफ, लास्ट नहीं ये सेकंड लास्ट है। ठीक है, इसमें कहता है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स कितनी लग रही है 100 न्यूटन थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट मीन इधर फोर्स है। और उसके बाद कहता है इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल। और जो क्या कह रहा है, ओवरकम रोड फ्रिक्शन करता है। ठीक है, फोर्स क्या करती है, रोड फ्रिक्शन को ओवरकम करती है और एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। स्पीड कितनी होती है ऑटोमोबाइल की, ये 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है व्हाट मस्ट पावर, पावर हमने फाइंड करनी है। पावर किस में फाइंड करनी है, किलोवाट में। ठीक है, आंसर किलोवाट में होना चाहिए। फिर आगे ये इसको ना अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास यूनिट जो है ना मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। आप देखें स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इसको पहले किस में लाएंगे, मीटर में लाएंगे। तो आप ऐसे करें, वाइट बोर्ड पे देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन डाटा आ गया, और ये क्या आ गया, ये फाइंड आ गया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। तो देखें ज़रा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फाइंड करनी है पावर। तो पावर का हमारे पास एक तो ये पावर का फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि वो हाइट पे जा रहे थे तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना पावर का, वो होगा F.V। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, FV cos थीटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब इसको ऑटोमोबाइल मूव कर रही है आगे की तरफ, ये ऑटोमोबाइल मूव कर रही है आगे तक, इंजन आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इंजन आगे फोर्स लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर आएगा,
आगे की तरफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इंजन ने आगे फोर्स लगाना है, कार ने आगे जानी है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसने कहा ना इंजन कितना आगे थ्रस्ट करेगा, पावर कितनी लगेगी, तो इसलिए ये पैरेलल होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब ये फार्मूला वैल्यू पुट कर दें। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन और जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको ना मीटर पर सेकंड में लाना है। 80 किलो की वैल्यू लगा दें, किलो की वैल्यू 1000 होती है और डिवाइडेड बाय आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर फर्दर वैल्यू पुट कर दें 80। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो पहले इस तरह से लिख लेता हूँ, ईजी कर लेता हूँ। कन्वर्ट कैसे करना है इसको, आप पहले ऐसा करें, ये 80 वैसे लिखें, किलोमीटर वैसे लिखें, आर को डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो माइनस पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में। अब वैल्यूज पुट करें 80, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, ठीक है, मीटर वैसे लिख दिया, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको आप सोल्व कर लें, ये 2020 से गए, ठीक है, तो ये इसको आप सोल्व कर लें तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, ये जहाँ यहाँ पे पुट करेंगे, और थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। अब लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8, तो व्हाइट बोर्ड पे देखें। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है मैं ये रीड करता हूँ। स्टेटमेंट में कहता है हाउ लार्ज फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करना है तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो देखें, हमने इसमें फोर्स फाइंड करनी है, तो इसके हम फोर्स F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आगे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है उसका मैस दिया हुआ, ना भी दिया हो तो ये आपको याद होगा कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg इसका मैस होता है। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टू द स्पीड, अगर जो दूसरी स्पीड होगी उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, 2.0 × 10⁻17 मीटर पर सेकेंड है। अब डिस्टेंस कितना मूव करेगा, डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है उसको डी से लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है, और जो फोर्स लगेगी, फोर्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वाइट बोर्ड पे, यहाँ पे ना इसको सॉल्व करते हैं। ये 4.8 न्यूमेरिकल है, ये यहाँ पे इसका गिवन डाटा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, ये फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है और सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चा सोल्यूशन जो हम करेंगे, यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा, गिवन डाटा से हमें पता चल रहा है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पहले भी फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, ये आपको खुद करना चाहिए वैसे तो, चले हिंट मैं बता रहा हूँ इसका क्या है, वो फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, तो फाइनल के लिए क्या लिखेंगे, हाफ mv/2 माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/2। अब देखें ये जो वर्क डन है इसकी जगह fd लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे f निकालना है, सब कुछ दिया हुआ है, d भी है, m भी है, vf भी है, vi भी है, m भी है। अब सारी वैल्यूज पुट कर लें, ये d जो है ना ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.05, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमने स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल कर लिए, ये आज का लेक्चर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 5 जो 4th हमने कंप्लीट कर लिया, इसके आपको असाइनमेंट दूंगा, और ये जो आपको असाइनमेंट दूंगा ये एंटी टेस्ट लेवल की असाइनमेंट MCQs होंगी, वो आप करेंगे, उसका सलूशन भी आपको समझाऊंगा वीडियो बना के। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ ही चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।